हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम फिर से आ गए आप लोगों के सामने एक नए शानदार क्लास लेकर के। आज हम जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि प्रकाश किसको कहते हैं, तो आप लोगों को चलो रिवीजन करा देते हैं एक बार। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के अलावा हमको क्या चाहिए? आंख के अलावा हम लोगों को क्या चाहिए? प्रकाश की जरूरत होता है। अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए कहते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। पढ़े थे वहाँ पर कि किरण पुंज के बारे में। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल के फैलते चली जाती है उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत पे आके मिलते चली जाती है उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर जो एक दूसरे के समान अंतराल पर चलती है। पढ़े थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ 3 तरह का होता है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। वो पारदर्शी उससे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। और पारभासी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें हल्की मात्रा में आर पार होती है। तो ये सभी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम जानने वाले हैं मेन रूप से प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये कोई सतह है, ये सतह है। सतह का मतलब ये समतल सतह है, परावर्तक सतह बोलेंगे या फिर समतल सतह बोलेंगे। जब यह सतह पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा? ये वापस लौटा जाएगी। यहाँ से अगर कोई किरणें आएगी तो सतह पर पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? वापस लौट आएगी। और फिर जो है अगर इसी सतह पर एक अभिलंब डालेंगे, क्या डालेंगे? अभिलंब। तो ये अभिलंब और इसको आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये परावर्तक सतह है या फिर समतल सतह कह सकते हैं, परावर्तक सतह। और ये है आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब। याद रखिएगा, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। और याद रखिएगा, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, लौटने वाले किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा इसको आई द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा? आई द्वारा डिनोट करेंगे। और इस कोण का जो नाम होगा इसी के नाम पे रखा गया है, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई आदमी अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, तो बोलना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहेगा आपतित किरण किसको कहते हैं, तो किसी समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बोलेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? बोलना कि किसी समतल सतह से टकरा करके लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। बोलेगा आपतन कोण किसको कहते हैं? बोलना आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अगर पूछ देगा परावर्तन कोण किसको कहते हैं, बोलना कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने हैं? तो बोलना है कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। आखिर वो क्या है दोनों नियम? तो सिंपल सा बात है कि प्रकाश का परावर्तन का दोनों नियम है। पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आपतित किरण है और लौटने वाली जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, क्या तीनों एक समतल में है? तो जब आपतित किरण और लौटने वाली परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होता है, इसको प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, यानी कि प्रथम नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा।
कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, यानी कि 2 नियम है उसमें, प्रथम द्वितीय तो नहीं बोला है लेकिन 2 नियम है, उसमें से बोलना है कि पहला नियम जो इसमें है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, तीनों एक समतल में होता है, एक सतह में होता है। इसको प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो आखिर दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉ क्या है? तो दूसरा नियम जो है, तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण को बताइएगा, आपतन कोण को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आपतन कोण को आई द्वारा, परावर्तन कोण को आर द्वारा, परावर्तन कोण को आर द्वारा। तो यहां बोला गया दूसरा नियम में कि आपतन कोण का मान आई जो है आपतन कोण, और जो परावर्तन कोण है, आपतन कोण मतलब आई, परावर्तन कोण मतलब आर, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यही आपको बताया गया है परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। समझ में आ गया होगा? कोई पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, तो बोलना है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। इसको प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। क्या है प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम? यह था प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यह था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो जानने वाले हैं टॉपिक का नाम है किरण आरेख। क्या नाम है? किरण आरेख। ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, समझ लिए इसको। अब जो है किरण आरेख, क्या है किरण आरेख? आखिर ये किरण आरेख क्या है? किरण आरेख ये कौन सा चीज है, कौन सा वाला है? तो किरण आरेख कोई बहुत बड़ा वाला नहीं है। जो प्रकाश का किरण होता है ना, जो प्रकाश का किरण होता है उसके पथ को हम लोग दर्शाते हैं ना। तो प्रकाश के किरणों को पथ के, प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। समझ में आ गया होगा? बोलेगा किरण आरेख क्या है? बोलना किरण आरेख कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, प्रकाश के किरणों के पथ को यह दर्शाता है। क्या करता है? प्रकाश के किरण, जो प्रकाश का किरण है उसके पथ को, रास्ता को, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश के किरण आरेख क्या है? प्रकाश का जो किरण है उसके पथ को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा? किरण आरेख प्रकाश का जो पथ है उसके क्या करता है? दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। अब जो जानने वाले हैं वो जानेंगे प्रतिबिंब। क्या जानेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, एक होता है प्रतिबिंब और दूसरा होता है बिंब। दूसरा क्या होता है? बिंब। क्या है ये दोनों चीज? तो प्रतिबिंब का देखिए ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब एक होता है प्रतिबिंब, एक होता है बिंब। प्रतिबिंब का मतलब अगर हम सब जो इमेज देखते हैं, अपना आईने के अंदर में फोटो देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। हम सब क्या बोलते हैं? उसको प्रतिबिंब। इमेज को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अब बिंब क्या? बिंब मतलब जो हम खड़ा हो गए आईने के सामने में, दर्पण जो रहेगा, दर्पण के सामने में अगर हम खड़ा हो गए तो मेरा जो इमेज बनेगा, हम हो गए बिंब और जो मेरा इमेज बनेगा वो हो जाएगा प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा? मेरा जो प्रति बनेगा, मेरा जो इमेज बनेगा उसी को बोलेंगे प्रतिबिंब। और कोई बोलेगा बिंब किसको बोलते हैं? बोलना जिसका इमेज बनेगा, जो वस्तु होगा, वस्तु को ही तो बिंब कहते हैं, वस्तु को ही क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो प्रतिबिंब जो है, जब प्रकाश का जो किरण होता है किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद, ध्यान से सुनिएगा प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत मालूम होती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नहीं समझे? प्रकाश का किरण है, दर्पण है, क्या है? दर्पण क्या? परावर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलेगी, जिस बिंदु पर जाके मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत मालूम होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ में आया? प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण, प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है, जिस बिंदु पे जाकर
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत मालूम पड़ती है, मिलती हुई प्रतीत मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कोई वस्तु है, उसका हमको प्रतिबिंब बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा प्रतिबिंब कैसे क्या है? तो बोलना है कि जब प्रकाश का किरण कोई परावर्तक सतह पे टकराता है और टकराने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिल जाता है या मिलते हुए प्रतीत मालूम पड़ता है, तो उसे जो है वो जो वस्तु का प्रकाश गया है उसी वस्तु का उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। अब देखिए, मान के चलिए एक चीज आपको पूछते हैं, बताइएगा। अगर शीशा में कोई चीज को हमको देखना है, शीशा में अगर हमको आईना जो होता है जिसको दर्पण बोलते हैं, उसमें हमको कोई चीज को देखना है, तो आप बताइए लाइट शीशा पे मारेंगे या अपने आप पे? यानी कि जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पे लाइट मारेंगे या फिर शीशा पे लाइट मारेंगे? तो वस्तु पे लाइट मारेंगे। किस पे लाइट मारेंगे? वस्तु पे। काहे कि शीशा पर जब मारेंगे तो क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वस्तु पर जब लाइट बढ़ता है तो वस्तु पर जो लाइट पड़ता है वही लाइट जाता है शीशा में, और शीशा में जाने के बाद शीशा परावर्तक सतह होता है, वहां से टकराने के बाद जिस बिंदु पे जाके मिल जाता है या मिलते हुए प्रतीत मालूम पड़ता है, उसी बिंदु पर उसका क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। समझ में आया? प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है, यानी कि हम पे पहले आया किरण, अब मेरे से जो प्रकाश का किरण जाएगा तो परावर्तक सतह पे टकराएगा, यानी कि आईना पे जाएगा, और आईना से जिस बिंदु पे जाके मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत मालूम होगा, तो वहीं पर आईना के अंदर में क्या होगा? मेरा इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज। समझ में आया? प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है या मिलते हुई प्रतीत मालूम होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रतिबिंब एक नहीं दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का। अब जानते हैं क्या है दो तरह का। पहला जो होता है प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दो तरह का, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कितना तरह का? दो तरह का। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना तरह का है? दो तरह का। पहला वास्तविक, दूसरा क्या है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वास्तव में जिस बिंदु पे जाके मिलती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आप सिर्फ प्रतिबिंब को याद रखिए, वास्तविक और आभासी इसी से बन जाएगा। कैसे बनेगा? सिर्फ यही करना है कि जिस बिंदु पर जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत मालूम पड़ती है, ये प्रतिबिंब है, इसमें दोनों बताए हैं, यहीं से चेंज हो जाएगा। बोलना है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल के दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाके मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में जाके मिलेगी, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में जाके मिलेगा, और आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? वास्तव में नहीं, मिलती हुई प्रतीत मालूम होगी। मिलती हुई क्या मालूम होगी? प्रतीत मालूम होगी। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलेगा वास्तविक, बोलेगा प्रतिबिंब क्या है? सबसे पहले पूछेगा आपको प्रतिबिंब क्या है, तो बोलना है कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल के, अभी बताए ना कि अगर हमको मेरा इमेज चाहिए शीशा में, तो मेरे अंदर प्रकाश डालना पड़ेगा, यानी मेरे ऊपर पे कोई प्रकाश डालेगा और वो प्रकाश मेरे से रिफ्लेक्शन होकर के जाएगा शीशा में। किस में जाएगा? शीशा में। तब जाकर के मेरा इमेज बनेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से निकल के, मतलब मेरे अंदर से प्रकाश निकला, मेरे ऊपर डाला, फिर मेरे से ही गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल करके, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल करके जिस बिंदु पर
जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल करके किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलते हुए प्रतीत मालूम होगी तो उसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ में आया? वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलते हुए मालूम पड़ेगी तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जो देखिए, अब जो है समतल दर्पण, क्या है? समतल दर्पण का समतल दर्पण क्या है? तो देखिए उनके विशेषता जानेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उनसे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने, सीधा लिख दो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब की क्या विशेषता? आखिर क्या विशेषता है, किस तरह बनता है, उसके बारे में जानना है। समतल दर्पण में क्या विशेषता है? तो देखिए समतल दर्पण का सबसे बड़ा जो विशेषता है कि यह है कि समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। सर ये पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, पार्श्व परिवर्तन क्या है। आप आईने के सामने खड़ा हो जाइए तो दिखिएगा कि सीधा जैसा हम दिख रहा है शीशा में हूबहू दिख रहा है वैसा होता है ना, लेकिन एक अंतर होता है उसमें। क्या होता है? एक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। जब आप आईने के सामने खड़ा हो जाइएगा और दाहिना हाथ उठाइएगा तो शीशा में कौन सा हाथ उठेगा? बायां हाथ। अगर हम बायां हाथ उठाएंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो शीशा में कौन सा उठेगा? राइट हैंड। यही अंतर होता है। पार्श्व मतलब बगल, पार्श्व मतलब बगल, पार्श्व परिवर्तन। समझ में आया? पार्श्व क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। लेफ्ट वाला राइट हो गया और राइट वाला लेफ्ट हो गया। इसमें क्या हो गया? पार्श्व परिवर्तन। ये होता है किसमें? समतल दर्पण में। समझ में आया? कोई पूछ देगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, बोलना पार्श्व परिवर्तन कोई बड़ा सा वाला नहीं है। पार्श्व परिवर्तन मतलब बगल का बदलना। कोई समतल दर्पण है उसमें जो है अगर हम दाएं हाथ को उठाएंगे, राइट हैंड को उठाएंगे तो लेफ्ट हैंड दर्पण में उठेगा, और जब हम लेफ्ट हैंड को हकीकत में उठाएंगे तो दर्पण में राइट हैंड उठेगा। यानी कि पार्श्व क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पार्श्व क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। यही अंतर होता है किसमें? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। अब जो है देखिएगा ध्यान से, आपको समतल दर्पण में एक ही परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। इसमें जो है पहला जो है विशेषता जो है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा। अच्छा ये याद रहेगा ना कि पार्श्व परिवर्तन कौन दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। पार्श्व परिवर्तन होता क्या है? यानी कि पार्श्व मतलब बगल, याद रखना। पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल। पार्श्व का बदलना। पार्श्व परिवर्तन मतलब पार्श्व का बदलना। परिवर्तन मतलब होता है बदलना। याद रखिएगा पहला, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है? पहला देखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। आखिर वो दूसरा क्या है? तो दूसरा है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कि दूसरा जो है, जितना बड़ा दर्पण के सामने खड़ा हो जाएंगे तो जितना बड़ा हम है दर्पण उतने बड़ा दिखाएगा। यानी कि वस्तु और इमेज दोनों का आकार क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है? याद रहेगा क्या? समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है? सबसे पहला 2 या 3 को पूछबे करेगा। 2 या 3 को पूछेगा, अगर 2 नंबर में रहेगा बोलेगा समतल दर्पण के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे, तो या 3-4 तो लिखाएंगे उमझ के। याद रखना है क्या गो? 2 गो। तो याद तो आसानी से रहेगा। पार्श्व परिवर्तन तो एगो याद ही रहेगा कि समतल दर्पण में होता है। दूसरा क्या?
इसमें पहला क्या याद रखना है, प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, आगे के पीछे। कभी भी इमेज आगे बनते देखा है, दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, याद रहेगा। अब है समतल दर्पण का दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा ना, प्रतिबिंब का जो आकार होगा किसके बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, सीधा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा, अपेक्षा सीधा बनता है, याद रहेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब कोई पूछेगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा किस में बनता है, बोलना है समतल दर्पण में। किस में बनता है, समतल दर्पण में, याद रह जाएगा। पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तीन को इधर हो गया है, ऊपर बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जो है चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है ये पार्श्विक रूप से उल्टा, अभी तो बताए, पार्श्व परिवर्तन बताए ना कि प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा। राइट हैंड उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लेफ्ट हैंड उठेगा, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो प्रतिबिंब में राइट हैंड उठेगा। यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि वस्तु से जस्ट उल्टा होगा। लेकिन उल्टा कैसे, मुड़की नीचे टंग ऊपर वाला नहीं, पार्श्विक रूप से। कौन रूप से, पार्श्विक मतलब बगल वाला, समझ में आया, वो वाला नहीं, टंग ऊपर हो गया मुड़की नीचे हो गया, उल्टा। उल्टा लटकना नहीं। क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, समझ में आया। पार्श्विक रूप से उल्टा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, तो 5 नंबर जो है आपका, प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, आभासी बनता है। क्या पूछेगा, किस निम्नलिखित में से किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, यही ये बोलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेगा वो दर्पण कोई और नहीं, वो है समतल दर्पण। कौन है, समतल दर्पण, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, समतल में। बोले समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताना है आपको। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक भी हो सकता है, आभासी का मतलब काल्पनिक भी, यानी कि टूटी हुई रेखाओं द्वारा इसको दिखाया जाता है। जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कारण कि उसका जो पथ होता है टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए 6 नंबर जो है आपका, प्रतिबिंब जो है वस्तु से उतना ही पीछे बनता है जितना प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से आगे होता है, बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। क्या है ये चीज, कोई बड़ा सा बला नहीं है, सीधा सीधी याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से क्या होता है, आगे होता है दर्पण से वस्तु। यानी कि दर्पण से हम वस्तु को सटा देंगे तो दर्पण और प्रतिबिंब पीछे चला जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा आगे रहेगा वस्तु उतना ही ज़्यादा पीछे प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया, प्रतिबिंब
उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से क्या होता है, आगे होता है। यानी कि जितना वस्तु को हम सटाते जाएंगे आईना के पास, दर्पण के पास वस्तु को हम सटाते गए, जितना सटाते जाएंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनते जाएगा। ये किसका खासियत है? समतल दर्पण का। याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं। किसका खासियत है? समतल दर्पण का। कोई दिक्कत? ये था समतल दर्पण के बारे में। ये क्या था? समतल दर्पण के बारे में। अब जानेंगे और एक दर्पण है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या नाम है उसका? गोलीय दर्पण। क्या है ये गोलीय दर्पण? बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है? आसान है। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, बहुत ही आसान है। गोलीय दर्पण उसको बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? खोखले गोले के समान होगा। किसके समान होगा? खोखले गोले के समान। नारियल देखे खोखला रहता है ना, हाँ, यानी कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान रहेगा। समझ में आ गया? गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान रहेगा। किसके समान रहेगा? खोखले गोले के समान रहेगा। गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान रहेगा। इसमें जो है दर्पण में दो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण कितना तरह का है? दो। पहला है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। आखिर ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान होता है। क्या होता है? खोखले गोले के समान होता है। डिफिनेशन इसका लिख देते हैं, डिफिनेशन इसका लिख देते हैं गोलीय दर्पण का। किसका? गोलीय दर्पण का। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान होगा। किसके समान होगा? खोखले गोले के समान। याद रखिएगा, मेन तो यही चीज है, खोखले गोले के समान होता है। कोई आदमी पूछ देगा आपको गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, तो आप डरिएगा नहीं, उसको सीधा बोलिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान होता है। किसके समान होता है? खोखले गोले के समान। कहेगा क्या गो होता है? बोलना है कि दो गो होता है। कौन कौन होता है? एगो अवतल होता है, एगो उत्तल होता है। अवतल किसको बोलते हैं और उत्तल किसको बोलते हैं? बोलना अवतल जो दर्पण होता है उसका बाहरी भाग रत्रजित रहता है, और उत्तल किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जिसका अंदर यानी कि भीतरी वाला भाग क्या रहता है? रत्रजित रहता है। तो देखिए पहला अवतल के बारे में जान लेते हैं। अवतल, अवतल दर्पण क्या जानेंगे? अवतल दर्पण। इसमें कौन सा भाग रत्रजित रहेगा? बाहरी वाला भाग। कौन सा भाग? बाहरी वाला भाग। जैसे अवतल दर्पण ऐसे रहता है, देख लीजिए, ये बाहरी वाला भाग इसका क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ रहेगा। रत्रजित मतलब कोई लोग नहीं समझता है, तो रत्रजित का मतलब होता है पॉलिश किया हुआ। रत्रजित मतलब क्या होता है? पॉलिश किया हुआ। कौन सा भाग पॉलिश किया हुआ रहता है? वो है बाहरी वाला भाग। ये आपका होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नहीं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ना गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो होता है इसका बाहरी भाग रत्रजित रहता है। क्या रहता है? बाहरी भाग रत्रजित। बोलेगा अवतल दर्पण किसका भाग है? बोलना है गोलीय दर्पण का भाग है। किसका है? गोलीय दर्पण का। यहाँ पर होता है मध्य बिंदु जिसका नाम होता है पी से इसको डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण बाहरी वाला भाग रत्रजित। कोई सुतले में उठ के पूछा देगा अवतल दर्पण क्या है, उसको बोलना है कोई बड़ा बात थोड़ी है, बाहरी वाला भाग क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। अवतल दर्पण बाहरी भाग पॉलिश। कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये गोला टाइप का रहता है, ठीक है। ये गोला का एक कटा हुआ भाग है, ठीक है। ये पूरा मतलब ये गोला होता है और खोखला गोला होता है, और खोखला गोला को ही गोलीय दर्पण बोलते हैं। उसी गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, समझे। यानी कि ये गोला जो है ना बड़का सा का गोला है, उसके एक को काट दिए, और वो गोला कैसा था? खोखला था, यानी कि गोलीय दर्पण था। गोलीय दर्पण को ही एक टुकड़ा काट लिए। और ये जो है अच्छा गोला जो होता है, गोला में केंद्र होगा कि नहीं? गोला में कोई केंद्र होगा कि नहीं? वृत्त में केंद्र होता है कि नहीं? तो यहाँ पर एक केंद्र है। क्या है? केंद्र है। केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी किसको सी से डिनोट करेंगे। किससे? सी से। इसमें एक फोकस दूरी होता है जिसको आप से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? आप से। क्या होता है ये फोकस?
तो इसको भी बहुत बढ़िया से समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको समझ लेना है। इसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। कोई दिक्कत? गोलीय अवतल दर्पण का डिफिनेशन याद हुआ? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका बाहरी भाग रत्रजित रहता है, यानी कि पॉलिश किया हुआ रहता है। कोई दिक्कत? पूछ देगा उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो बोलना कि हम डरते हैं क्या उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण वही अवतल का जस्ट उल्टा। क्या हो जाएगा? अवतल का जस्ट उल्टा। क्या हो जाएगा उल्टा? इसमें बाहरी वाला भाग रत्रजित था, इसमें क्या होगा? अंदर वाला भाग रत्रजित होगा। क्या होगा? अंदर वाला भाग रत्रजित होगा। अंदर वाला भाग क्या होगा? रत्रजित होगा। कैसे रहेगा? ये देखिए, अंदर वाला भाग क्या रहेगा? ये रत्रजित रहेगा। जस्ट जिस तरह वो बना है उसी तरह यहाँ पर P होगा, यहाँ केंद्र होगा C, यहाँ फोकस होगा। अब क्या कोई बड़ा चीज है? कोई बड़ा चीज नहीं है। ये भी मान लीजिए इसको दर्पण टुकड़ा है A B, समझे? कोई पूछेगा गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? बोलना है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के समान होता है। अब बोले गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है? तो बोलना है कि कोई बात नहीं, गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन होता है भाई? तो 2 को होता है, वो अवतल होता है, वो उत्तल होता है। अवतल किसको बोलते हैं? तो बोलना अवतल दर्पण खैर गोलीय दर्पण का एक भाग है। अवतल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है। बस अंतर यह है कि अवतल दर्पण में बाहरी वाला भाग पॉलिश रहता है, उत्तल वाला दर्पण में भीतर वाला भाग पॉलिश रहता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। हो गया। अब जो हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण से जो कुछ जुड़ा हुआ तथ्य है, गोलीय दर्पण से जो बिंदु है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद जो है उस पद के बारे में जानेंगे। क्या क्या है? यानी कि अभी तो हम एक टुकड़ा बनाए थे, अवतल दर्पण का एक टुकड़ा बनाए, उत्तल दर्पण का एक टुकड़ा बनाए। अब पूरा गोला बना के जानेंगे क्या क्या होता है उसमें गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो है कितने कौन कौन सा पद होता है उसके बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा, गोलीय दर्पण जो होता है एक बड़ा सा गोला होता है, ध्यान से समझिएगा। और ये जानते हैं इसी गोला से क्या किए थे हम? इसी गोला से तोड़े थे। किसको तोड़े थे? इसी गोला से। इसी गोला से जो है हम निकाले थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। किस गोला से? ये जो दिया हुआ इसी गोला से निकाले थे। कौन दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बोलेगा अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? बोलना है कि अवतल दर्पण कोई बड़ा चीज नहीं है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। गोलीय दर्पण का एक भाग है। अंतर बस इतना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका बाहरी भाग रत्रजित होता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसका भीतरी भाग रत्रजित रहता है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रह जाएगा। देखिए, इसमें एक भाग जो है भीतर की तरफ रहेगा। अभी हम जो है आपसे पूछेंगे, इसको कलई करना भी बोलते हैं। पॉलिश मतलब कलई करना भी बोलते हैं। एक भाग बाहर की तरफ रहेगा। अभी आप खुद बताइएगा, बताइए कौन सा भाग अवतल है, कौन सा भाग उत्तल है? तो कहते हैं कि हम डरते हैं क्या? हमको पता है अवतल कौन सा है? जो बाहरी भाग रत्रजित है, यानी कि जो बाहरी भाग रत्रजित रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल। यानी कि ये अवतल हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्या उत्तल कौन सा भाग है? तो उत्तल क्या हम नहीं जानते हैं क्या? उत्तल किसको बोलेंगे? सीधी सी बात है, भीतर वाला भाग रत्रजित होगा। कौन वाला भाग रत्रजित होगा? भीतर वाला। ये हो जाएगा उत्तल। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो पूरा गोला है। गोला में जो है एक व्यास होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर इसको व्यास नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो सेंटर होगा कि नहीं? यहाँ पर सेंटर होगा कि नहीं? केंद्र होगा कि नहीं? इस केंद्र का एक विशेष नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है? वक्रता केंद्र। याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? एक विशेष नाम है जिसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? और यहां से जो ये त्रिज्या होगा ना, इसका ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। लेकिन इसका भी एक नाम है। क्या नाम है सर? कुछ नहीं, खाली वो वक्रता उसमें लग जाता है, ताकि ये वक्र के रूप में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता
त्रिज्या, कोई बड़ा बात नहीं है, एक चुटकी में याद हो गया। गोलीय दर्पण के गोले को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है यही गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये अवतल हो गया, ये उत्तल भाग हो गया। इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रहेगा, रह जाएगा। और एक बात और लिखे देना, गोलीय दर्पण में यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसका नाम क्या होता है? पी। क्या नाम होता है? पी। यहाँ पर भी क्या होता है? एक बिंदु होता है, इसका नाम होता है पी। ये पी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल। ध्रुव का मतलब पोल, तो पी से डिनोट करते हैं इसको। ध्रुव का इंग्लिश क्या होता है? पोल, पी ओल, पी ओ अली, पोल। यानी कि पोल को किससे डिनोट करते हैं? पी से, यानी कि ध्रुव हो गया। ये भी पी है, यानी कि ये भी क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। ये भी क्या है? ध्रुव है, याद रहेगा। अब देखो, ये तो जानते हैं ये कैसा सतह होगा? परावर्तक सतह। एक बगल प्लेन रहेगा, एक बगल क्या रहेगा? प्लेन होगा। शीशा आप लोग घर में देखे हैं? देखे एक नहीं? तो शीशा के एक बगल क्या रहता है? प्लेन रहता है? नहीं, एक बगल तो प्लेन रहता है जिधर हम चेहरा देखते हैं, लेकिन दूसरा और उसका कलई किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो जिस तरह खिड़की का शीशा आर पार देख लेते हैं ना, उसी तरह आर पार दिख जाएगा। बस वो जो कलई करता है किस लिए? कि चेहरा दिखने के लिए, याद रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इतना सा को। क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य अक्ष पूछेगा। अवतल दर्पण, बाहरी भाग रत रजित। उत्तल दर्पण, भीतरी भाग रत रजित। रजित मतलब पॉलिश किया हुआ या कलई किया हुआ, इसको कलई बोलेंगे, कलई। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं सर? तो बोलना है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष तो हम जान गए कि यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन कोई डिफिनेशन अगर पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे? तो चिंता नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पूछता है, बोला है कि ध्रुव को, ध्रुव से होते हुए केंद्र से होकर जाने वाली, ध्रुव से होते हुए केंद्र से लेकर के जाने वाली एक सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ ब्यास, ये नहीं बोलिएगा कि ब्यास को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, अपना नया इसका डिफिनेशन है कि ध्रुव से होकर के, ध्रुव से ही जाएगा। इसका मुख्य विशेषता है कि ध्रुव से ही जाएगा। ध्रुव से होकर के, ध्रुव से लेकर केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ये मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। कोई पूछेगा पोल किसको बोलते हैं? बोलना गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए, ये समझ गए आप लोग? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा है। अगले क्लास में फिर से हम एक नया शानदार क्लास लेकर के आएंगे और बेहतरीन तरीके से और भी समझाएंगे। और इसी तरह हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। पूरे 2026 में देखिए तबाही किस तरह मचता है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।